अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू रिमेंबर इन लास्ट क्लास हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था, बट मलेरिया से पहले मैंने आपको मस्कीटोज़ का लाइफ साइकिल बताया था। मस्कीटो का लाइफ साइकिल बताने से मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनोफेलिस और क्यूलिक्स में क्या फ़र्क है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो आपके पास क्यूलिक्स और एनोफेलिस का लाइफ साइकिल है वो किस तरह होता है। नाउ आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। इसमें हम जो है मलेरिया के बारे में एपिडेमोलॉजी सही है, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ये सारा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक ग्राफ के फॉर्म में बताया है कि 249 मिलियन इफ़ेक्ट हुए थे 2022 में, और डेथ हुई थी 6,8,000 समथिंग, यानी इस तरह हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी, और ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ से हुई थी। ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राफ शो किया है, आप लोग इसको भी देखिए। ग्लोबल बर्डन है कि यानी WHO के डेट फैक्ट शीट्स है ना, यू नो दैट। मैं एक बात इसमें यहाँ पे भी क्लियर करूँ कि हर साल ग्लोबल बर्डन पे WHO का वो आता है, शीट आता है। उसमें ये होता है कि वो बताते हैं कि कितने डेथ्स हुए हैं, कितने वो हुए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी, और साथ में कल हमने मॉस्किटोज़ का तो लेक्चर बहुत गौर से हमने पढ़ा था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको अगर मलेरिया के बारे में बताऊं तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन डिजीज़ है। आपको मैंने कहा था ना कि पहले ज़माने में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती थी वो मलेरिया से होती थी। ठीक है। तो अब आपके पास जो मलेरिया है वो बहुत सीरियस इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। इफ़ यू रिमेंबर्ड आई टोल्ड यू दैट प्लाज्मोडियम इज प्रोटोजोन्स बिलोंग एपिकम्प्लेक्सा। ये जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलिस मस्कीटो से। ये इन्फेक्टेड फीमेल उसका लाइफ साइकिल आपको मैंने बताया था कि किस तरह सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। इट रिमेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डिवास्टिंग पैरासिटिक डिजीज नोन टू ह्यूमैनिटी, with evidence of existence dating back over 50,000 years। यानी ये इतनी पुरानी बीमारी है, अगर इसकी हिस्ट्री पे हम जाएं तो ये 50,000 ईयर्स पुरानी बीमारी है। इसने जो है ह्यूमन हिस्ट्री को ही प्रोफॉर्मली चेंज किया। फ्रॉम अल्टरिंग आउटकम ऑफ इंसेंट बैटल टू जो है ड्राइविंग जो है ह्यूमन जेनेटिक एडोप्टेशन सच एज सिकल सेल ट्रेट, रिसीव डिफिशेंसी एंड डफी एंटीजन नेगेटिविटी। द वर्ड मलेरिया जो है वो लेटियन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है बेड एयर, रिफ्लेक्टिंग प्री साइंटिफिक थ्योरी अबाउट इट्स ओरिजिन। कहते हैं कि मलेरिया लेटियन वर्ड है। अभी कमीशन के उसमें क्वेश्चन आता है कि मलेरिया लेटियन वर्ड है। नाउ व्हाट डू मीन बाय मलेरिया। मलेरिया का मतलब है बेड एयर। पुराने ज़माने में लोगों का ये ख्याल था कि मलेरिया जो है वो उससे फैलता है, जो हवा जो है वो बेड हो जाती है, यानी हमारे पास हवा ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से। की हिस्टोरिकल माइलस्टोन थोड़ा सा, जिस सबसे पहले चार्ल्स लेब्रॉन ने प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया था ब्लड में, और इसको इस पर नोबेल प्राइज़ मिला था। 1896 में रोनाल्ड रॉस ने जो है एनोफेलिस मस्कीटो ट्रांसमिशन के बारे में बताया था, इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर 1955 में WHO जो है उसने लॉन्च किया ग्लोबल मलेरिया रिडक्शन प्रोग्राम। नाउ ग्लोबल, क्योंकि यू नो दैट WHO जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हर साल जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च करता है, क्योंकि एक बीमारी पूरी दुनिया को ख़राब करती है। तो इस वजह से वो आपको पता होगा आजकल जो है उस पर एडिस इजिप्ट है, और ये डेंगू जो है इस पर बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या आप लोगों ने करना है क्या नहीं करना। फिर 1960 में इनके रेजिस्टेंट स्पीशीज़ जो है वो फल्सीपोम जो है वो साउथ एशिया में इमर्ज हुआ। फिर 1962 के बारे में तो हिस्ट्री अगर ज़्यादा ना भी करे, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम किसने डिस्कवर किया और किसने किया ये आप कर ले। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट यहाँ पे मैंने अफ्रीका के बारे में बताया था कि ये अफ्रीका से सब ये जो मच्छर है ये पहले दफ़ा अफ्रीका से आए हैं। एथोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है
5 प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जो है वो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम यू नो दैट ये पैरासाइट है, लेकिन इस पैरासाइट की भी स्पीशीज़ है, ठीक है। हर एक के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अलग है और सिविलिटी प्रोफाइल्स अलग है। अंडरस्टैंडिंग स्पीशी डिफरेंस इज क्रिटिकल फॉर अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट। यू शुड नो दैट आप जब मलेरिया का टेस्ट करते हैं तो यू शुड नो दैट विच स्पीशी इन्फेक्टेड यू। उसके बाद फिर उनकी ट्रीटमेंट आसान हो जाती है, उसकी वो हो जाती है। यहाँ पे फल्सीपॉम जो है ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है और ये आरबीसीज़ को प्रेफरेंस करता है और फीवर साइकिल इसमें 36 और 48 आवर के बाद आपका रिपीट होता है। इसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड सेरिब्रल मलेरिया, इससे आपको की डेथ होती है, आपके ब्रेन के सेल भी इफेक्ट होते हैं, इसलिए जो है आपका सबसे ख़तरनाक जो है वो फल्सीपॉम है। फिर प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स जो हमारे मुल्क में है, ये एशिया अमेरिका में, ये रेटिकुलेट्स को ज्वाइन करते हैं इन आरबीसीएस के अंदर और 48 आवर्स इनका वो होता है, पीरियड होता है, ये रिलैप्सिंग होता है, हाइपोजॉइड्स होते हैं। फिर ये जो मलेरिया स्पीशीज़ है ये हर जगह पाई जाती है। ये आरबीसीज़ को जो ओल्डर आरबीसीज़ है उनको जो आरबीसीज़ के टाइप्स है ना, रेटिकुलाइट्स है, रेटिकुलाइट्स जो आरबीसीज़ के अंदर जब न्यूक्लियस होता है तो वो रेटिकुलाइट्स उस टाइम कहा जाता है। ये जो नए नए आरबीसीज़ बनने होते हैं, फिर जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका न्यूक्लियस हट जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड आरबीसीज़। तो फिर ये जो है क्रॉनिक नेफ्रोपैथी होती है इसकी। फिर जो ओवेल है जो है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये अफ्रीका में इफेक्ट होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सबसे ज़्यादा होती है और ये रेटिकुलाइट्स को इफेक्ट करता है और इसका जो फीवर साइकिल है 48 आवर, ये रिलैप्सिंग है। और जो है अभी नई स्पीशी भी डिस्कवर हुई है, नॉल्सी, ठीक है। ये पहले नहीं थी, पहले 4 के बारे में हम पढ़ते थे, अभी नए इन्फॉर्मेशन में नॉल्सी भी आई है। ये एशिया के अंदर है और ये जो है आरबीसीज़ के अंदर जो है, लेकिन ये जोनोटिक है, ठीक है। ये बहुत सारे जो है एनिमल की थ्रू आपको आती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चार्ट आपको शो किया है जिसमें ये बताया गया है कि किस से कितना हुआ है। देखो ये मलेरिया में 2.5 और ओवेल में 1.5 रिलैप्सिंग होता है, ये सारा आप फिर गौर से देख लें। Life cycle of the malaria parasite. Now it's the most important. The malaria parasite undergo a complex two-host life cycle. अगर आपको मैंने याद हो बताया था कि इनकी 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में ये जो है एक होस्ट इनका मॉस्किटो होता है तो दूसरा होस्ट इनका क्या होता है, ह्यूमन होता है। When the malaria parasite undergo complex two-host life cycle, part in human body asexual phase, in the female के अंदर जो होता है मॉस्किटोज के अंदर उनका सेक्सुअल फेज होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस साइकिल हम जो है ड्रग एक्शन और वैक्सीन टारगेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फेज़ 1 जो है वो मॉस्किटो स्टेज है। When a female Anopheles mosquito feed on infected human, it inject gametocyte, male microgametocytes and female macrogametocyte. ये मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था, you should know that कि किस तरह था। In the mosquito mid-gut fertilization produce a zygote, you know that मैंने आपको zygote का बताया था कि जब मूविंग फॉर्म में होता है उसको oocytes कहते हैं और जब डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है then it is called oocyst. Oocyst rupture releasing thousands of sporocytes that migrate to the salivary gland ready for injection. oocyte जो है वो उसके अंदर a lot of sporocytes बनते हैं। स्पोरोसाइट कहाँ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में, और ये अब जो है रेडी हो गए इंजेक्शन के लिए, अब मलेरिया पिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा के साथ a lot of क्या है, स्पोरोसाइट्स है। फिर जो फेज़ 2 है इनका, इसमें हमारे पास आप देखें, इसमें ह्यूमन हेप्टिक स्टेज है, प्री एरेथ्रोसाइट। स्पोरोसाइट जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं बाइट के ज़रिए तो सबसे पहले लिवर में जाते हैं विदिन 30 to 60 मिनट्स। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि लिवर के सेल्स को हेप्टोसाइट्स कहते हैं। दे इन्वर्ट हेप्टोसाइट इन अंडरगो एक्सो एरेथ्रोसाइटिक शेजोगोनी मल्टीप्लाइंग टू प्रोड्यूस 10,000 to 30,000 मीरोसाइट पर हेप्टिक, यानी एक सेल के अंदर ये ख़ुद को, शिजोगोनी का मतलब है ख़ुद को डिवाइड करना,
और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और 10,000 से लेकर 30,000 तक मीरोसाइट्स पर हेप्टोसाइट्स के अंदर बनते हैं और 15 to 16 डेज लेते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवोस एंड प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये स्पोरोसाइट्स है। ये बिकम जो है आपके पास सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है हाइपोजोनॉइड्स होते हैं दैट कैन रिएक्टिव मंथ्स और ईयर लेटर काजिंग क्लिनिकल रिलैप्स। ये इस तरह है ना कि आपके बॉडी में कभी कभार ये छुप जाते हैं और फिर हर साल आपको मलेरिया होता है। ये मुझ पे भी गुजरा था, इस तरह मेरे अंदर भी था। इसके लिए फिर आप जो है बार बार ये डोजेज लेंगे इनकी बीमारी के ट्रीटमेंट के। फिर फेज 3 जो है वो ह्यूमन ब्लड स्टेज है, ये एरेथ्रोसाइटिक है। अब लिवर वाला हमने स्टेज पढ़ा कि हेप्टोसाइट के अंदर ये गए और उन्होंने ख़ुद को डिवाइड किया और अलॉट ऑफ डिवीजन के बाद ये मीरोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। हेप्टोसाइट के अंदर इतने ज़्यादा हो गए वो इसके बर्डन को बर्दाश्त नहीं करते और वो रप्चर हो जाते हैं। अगेन ये रप्चर होने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए दोबारा जो है रूट लिया और ये मीरोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर गए। तो इस तरह आप लोग लिख के फेज 3 जो है वो ह्यूमन ब्लड स्टेज है जिसको एरेथ्रोसाइटिक बोलते हैं। मीरोसाइट एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्वेट रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज मैच्योरिंग फ्रॉम रिंग ट्रोपोसाइट, ये मैच्योर ट्रोपोसाइट। फिर शिजोनेट्स जो है ये इनके डिफरेंट नेम्स है। अगर आप लोग ये ना भी करें, ये जो मीरोसाइट्स है ना ट्रोपोसाइट्स है, मैच्योर ट्रोपोसाइट है, फिर शिजोसोन्ट्स है और फिर ये ईच शिजोसोन्ट रप्चर रिलीजिंग 8 to 32 न्यू मीरोसाइट दैट इन्वेट फ्रेश आरबीसी। यानी ये डिफरेंट स्टेजेस से ये मीरोसाइट गुजरते हैं, इनके नाम मैंने आपको शो किए हैं। द सिंक्रोनस रप्चर काज द कैरेक्टरिस्टिक पीरियोडिक फीवर स्पाइक, यानी जब ये ब्लड सेल्स के अंदर ख़ुद को इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं तो ब्लड सेल जो है वो रप्चर हो जाते हैं। अब यहाँ पे फीवर स्पाइक आपको आता है। स्पाइक मीन आपका बुखार, अब फीवर आपको शुरू हो जाता है और आपको बहुत सर्दी लगती है और आपके बॉडी में ऐसे पेन होता है जैसे आपकी सारी हड्डियाँ टूट रही हैं, पाँव में शदीद दर्द होता है क्योंकि आपके आरबीसीज रप्चर हो रहा है। सम मीरोसाइट डेवलप इनटू सेक्सुअल स्टेज, अब यहाँ पे इनका सेक्सुअल स्टेज शुरू हुआ, ये गिमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। ये ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं अब मस्कीटो में ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पर आप देखें ये मलेरिया पैरासिटिक लाइफ साइकिल मैंने थोड़ा सा मैं आपको, आप फिर जो है यूट्यूब में ये होगी ना तो आप इसको उधर से जाके देखें। ये देखो स्पोरोसाइट इंजेक्टेड वाया बाइट, ये गिमेटोसाइट टेक अप बाइट ड्यूरिंग ब्लड मील, ये ह्यूमन है जो मलेरिया का शो किया है। यहाँ पे इनका एसेक्सुअल लिवर स्टेज जो है इसके अंदर इनका जो हेप्टोसेप्टिक स्टेज है इसके अंदर मीरोसाइट रिलीज़ हुए आरबीसी स्टेज में, फिर एसेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हुआ है। ये इनका आपके पास ग्राफ फॉर्म में मैंने बताया है, आप लिख भी ले। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके पास पैरासाइट बायोलॉजी, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स और वेस्कुलर पैथोलॉजी। फल्सीफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये सारे आरबीसीज़ को अफेक्ट करता है। एजेस ऑफ आरबीसीज़ के बारे में किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके क्या वो क्यों इस बार बार हम आरबीसीज़ के एजेस बता रहे हैं। की फिजियोलॉजी क्या है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, सिंक्रोनस शिजोसोन जो है यानी जो मीरोसाइट बहुत मैच्योर हो जाते हैं ना उसको शिजोसोन से बोलते हैं। ये जो है हीमोलाइसिस, यानी हीमोलाइसिस मीन ब्लड सेल रप्चर होते हैं जिसके जैसे एनीमिया, हीमोग्लोबिनेमिया और हीमोग्लोबिनुरिया। फिर साइटो एडहेरेंस जो है ये जो फल्सीफॉर्म है, आरबीसी जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में जाते हैं, वहाँ पे एडहेशन करते हैं और वेस्कुलर एंडोथेलियम यानी वहाँ पे जो वेस्कुलर एंडोथेलियम में चले जाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पे आरबीसीज़ को अटैक करते हैं और फिर ब्लॉक करते हैं माइक्रोवेस्कुलर फ्लो। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी यही है। फिर जो है इन्फ्लेमेटरी कैसाकेड जो है ये पैरासाइट जो है प्रोडक्ट जो है ये आपके पास जो हीमोजोन ट्रिगर रिलीज TNF factor ILI, IL6 and IL12 causing fever, metabolic dysfunction in endothelial activation। ये जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड्स है यू नो दैट ये जो है इम्यून रिस्पॉन्स है, जब आपकी बॉडी में ये चला जाता है तो आपकी बॉडी ये चीज़ें रिलीज़ करती है। फिर सेरिब्रल मलेरिया जो है वो माइक्रोवेसल्स के अंदर जाते हैं
और ये आपके पास सीरिब्रस ओडीमा काज करते हैं। आसान वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, आप बस इतना लिखें कि सीरिब्रस ओडीमा क्या है कि इसमें आईसीपी जो है वो ज़्यादा होता है और कोमा डेथ भी हो सकती है। इस वजह से ट्रीटमेंट के बावजूद इसकी डेथ रेट 15 to 25 है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है कि जो इसने टिश्यूज़ को वो किया ख़राब किया है, तो हेप्टिक डिसफंक्शन होता है, लैक्टिक एसिडोसिक होता है, यानी मेजर काजिक ऑफ वो होता है, आपके बाद एसिड सिक्रीट होना शुरू होता है आपकी बॉडी के अंदर। हाइपोग्लाइसीमिया पैरासाइट ग्लूकोज कंजप्शन की वजह से क्या होता है कि आपकी इंसुलिन सिक्रीशन जो होती है वो स्टॉप होती है, क्यूनिन इफेक्ट होता है। ये आपका फैल्सीफॉर्म के बारे में सारा था। जो ये आपके पास फीवर 38 to 41 सेंटीग्रेड आपको होता है, चिल्स होता है, रिगर्स होते हैं, हेडेक होता है, मैलिजिया, आर्थ्राल्जिया, फैटीग, नोजिया इन वोमिटिंग, क्लासिकल मलेरिया, पेरोक्सिज्म किसको कहते हैं? ये जो आप पे सिम्टम्स रिपीट होते हैं। मलेरिया के सिम्टम जो है, मलेरिया का टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो एक ख़ास टाइम के बाद आप पे रिपीट होता है। वो ख़ास टाइम जो है उसको पेरोक्सिज्म बोला जाता है। ये थ्री स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। कोल्ड 1 आवर, हॉट 2 to 6 आवर और स्वेटिंग 2 to 4 आवर्स। और हर 48 आवर में आप पे फल्सीफॉर्म पे भी आता है, वाइवॉक्स और ओवेल पे, और 72 आवर जो है वो मलेरिया पे। अब इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा गौर से सुने। पेरोक्सिज्म वो एपिसोड है, तो वो जो है वो जिस पे आप पे ये होता है। अच्छा, ये यहाँ पे ये सारा होता है। फिर स्प्लिनोमेगैली डेवलप होती है क्रॉनिक, और उसमें इन्फेक्शन में। अब इसके बाद इसके इन्फेक्शन में देखिए, सीरिब्रल मलेरिया जो है उसको कहा जाता है, सीवियर इनीमिया होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया एक्यूट, और जो है आपके पास किडनी इंजरी होती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, सर्कुलेटरी कोलैप्स और हीमोग्लोबिनुरिया, हाइपर पैरासिटिजीमिया और जॉन्डिस होता है। स्पेशल पॉपुलेशन प्रेग्नेंट वोमेन जो है हाई रिस्क पे है, और इससे लो बर्थ वेट, मिटरनल इनीमिया, जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट बहुत कम होता है, डेथ उसकी हो जाती है। और इसके अलावा क्योंकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो इसको इफेक्ट कर पाए, तो इस वजह से ये चीज़ें आपके पास ज़्यादा होती हैं। ये इसकी वो थी पॉपुलेशन थी। बट डायग्नोसिस जो है इसकी हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस जो है इसके लिए हमें होना चाहिए एक मिनट, आप इसको पे रिकॉर्ड से दोबारा भी सुन ले। अच्छा, टाइम कम है यहाँ पे डायग्नोसिस जो है फंडामेंटल है। ट्रीटमेंट नोवर बी इनिशिएटेड विदाउट पैरासाइटोलॉजिकल कन्फर्मेशन। ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो और आपने मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू किया है, ठीक है। WHO रिकमेंड यूनिवर्सल टेस्टिंग बिफोर ट्रीटमेंट। WHO ने रिकमेंड किया है। इसमें आप जो है मेथड, ये टेस्ट के मेथड्स है, जिसको वो है इंटरेस्ट है, वो फिर लिख इसमें हम ब्लड लेते हैं, और इसमें जिम्सस्टेन यूज़ करते हैं, और वेरी हाई। फिर इसमें पैरासाइट अगर हमें दिखे तो फिर मलेरिया का पता चल जाता है कि मलेरिया है। आप मलेरिया के टेस्ट करते हैं ना। और डिफरेंट डायग्नोस्टिक जो है टाइफाइड, फीवर, डेंगू, वायरल जो है, ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, तो इस वजह से हम इनका डायग्नोसिस जो है वो करते हैं कि हमें ऐसा ना हो कि हमें हो जाए। ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड होता है इन्फेक्शन स्पीशीज़ पे, कि आपको कौन से उस पर स्पीशीज़ ने अफेक्ट किया है, और इसके अलावा डिजीज़ किस फॉर्म में है, पेशेंट एज कितना है, और प्रेगनेंसी स्टेटस है। तो इसके ट्रीटमेंट को जो है फल्सीफॉर्म्स पीटेंट्स को एंटीमेसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT वो बोलते हैं। और अब WHO रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, उसमें अब जो है ये सारे जो है रिकमेंडेड जो है टैबलेट्स है, क्यूनिन है। सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में कही जाती है वो कोनिन, जिसको हम कहते हैं ना, वो क्यूनिन, वो 7 डेज़ के लिए ली जाती है। और ऑक्सीटीन जो है वो 3 डेज़ के लिए जाती है। और अर्थेमर, लोमीफेनाइट्राइन जो है वो आपके पास 3 डेज़ के लिए ली जाती है। तो ये इस तरह के टैबलेट्स हैं जो आपके पास ली जाती है मलेरिया के लिए। और टाइफाइड फीवर मैंने आपको कहा था कि इन सब के जो है सेम वो होते हैं, तो इस वजह से हम इनका टेस्ट इसलिए करते हैं। ऐसा ना हो कि हमें ये ना हो कि ये टाइफाइड और आप मलेरिया का इलाज करें, तो आप तो खुद को और भी जो है करते हैं। आपके पास जो है कुछ हम वेक्टर कंट्रोल भी कर सकते हैं। किस तरह वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम मस्कीटो को अगर कंट्रोल करें। मलेरिया प्रिवेंशन रिक्वायर मल्टीपल प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजीज। इसमें हम जो है ह्यूमन होस्ट और जो है पैरासाइट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हम वेक्टर को कंट्रोल करें।
वेक्टर को हम कैसे कंट्रोल करें कि लॉन्ग लास्टिंग जो है इंसेक्टिसाइड जो है वो लगाए, फिर नेट्स लगाए, और हम इंडोर रेजिडेंट स्प्रेइंग यानी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम स्प्रे करें। और लार्वा फोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे यू नो दैट मैंने कल भी आपको कहा था कि पानी के अंदर इसके लार्वा फ्लोट करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे पानी है उसको वो ख़त्म करना है। और एंटोमोलॉजिकल सर्वाइलेंस जो है, इसके वेक्टर डेंसिटी को हमने चेक करना है कि कहाँ पे जो है ज़्यादा, तो उस जगह पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करना है। कीमो प्रिवेंशन, इसमें सीजनल मलेरिया कीमो प्रिवेंशन आती है, मंथली जो है आपको क्यूनिन और वगैरह की ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि आपको अगर हो भी जाए तो आपको इफ़ेक्ट ना करे। आपको मैंने बताया भी था इसके बारे में। इसके अलावा वैक्सीन भी है जिसको RTS कहते हैं, ये फल्सीफॉर्म के लिए यूज़ होता है। ये जो है ये अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में फल्सीफॉर्म मलेरिया बहुत कम है। ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट, ऑफ कोर्स जब कोई बीमारी होती है तो उसका जो है अप्लाइड जोलॉजी के मुताबिक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, तो इससे आपके पास GDP जो आप बहुत ज़्यादा दवाइयों पे ख़र्चा करते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल में आप टाइम गुजारते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट भी आता है। एजुकेशनल इम्पैक्ट, क्योंकि आपके पास जब बच्चों पे मलेरिया एपिसोड्स आते हैं तो एक दूसरे को ये इन्फेक्ट करते रहते हैं, और इस तरह से क्या होता है एजुकेशनल इम्पैक्ट भी होता है। हेल्थ सिस्टम बर्डन, वोमेन चिल्ड्रन दोनों अगर इफ़ेक्ट होंगे तो प्रेग्नेंट वोमेन सफ़र जो है वो प्लेसेंटल मलेरिया उसके प्लेसेंटा के ज़रिए क्रॉस करेगा और बच्चे में ये जो है मोर्टेलिटी काज करेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज आजकल देखो, और टम्परेचर है और रेनफॉल पैटर्न जो है ये एक्सपेंड करता है एनोफेलिस मस्कीटो को। आज आप लोग देख रहे हो ना आजकल के, आप लोग जब भी जो है तो अपने साथ मस्कीटोज़ के जो लोशंस वगैरह है वो ज़रूर लेके जाया करें। तो ये सारा आपके पास मलेरिया का था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके लाइफ साइकिल के बारे में लिखे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़े और इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़े और बर्डन जो है, क्योंकि हम जो है इकोनॉमिक जोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो दैट कि हमारे पास जो है कौन सी चीज़ हमारे पास